ठीक है। सो हम डिस्कस कर रहे थे आपका टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, तो टर्मिनेशन में जैसे मैंने आपको बताया कि अभी दो टाइप की टर्मिनेशन होती है, वन इज रो डिपेंडेंट एंड वन इज रो इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर देखो क्या मेंशन कर रखा है, द आरएनए पॉलीमरेज इट स्टॉप्स मूविंग ऑन द डीएनए टेम्पलेट, द आरएनए ट्रांसक्रिप्ट फॉल्स ऑफ फ्रॉम द ट्रांसक्रिप्शन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, सो दो टाइप की टर्मिनेशन होती है, एक होती है रो डिपेंडेंट और दूसरी होती है आपकी रो इंडिपेंडेंट। ठीक है, जो रो फैक्टर है दैट इज ए हेक्सामर, इसके पास एटीपेस और हेलिकेज एक्टिविटी होती है। मतलब हेलिकेज का मतलब जो क्या कराएगा आपके, जैसे हो रहा है ना, अब डीएनए आरएनए बन रहा है, हाइब्रिड बन रहा है, तो उसको अनवाइंड वैसे रो प्रोटीन कराता है। तो इसके पास एटीपेस और हेलिकेज दोनों एक्टिविटी होती हैं। ठीक है, ये अभी हम लिखेंगे भी सही। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं, जो अभी हमने रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन की बात की आपकी, कि रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन में क्या होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, रो इंडिपेंडेंट में मैंने आपको क्या बताया था, हेयर पिन स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये लिखा है, द टर्मिनेशन सिग्नल इज ए स्ट्रेच ऑफ 30 to 40 न्यूक्लियोटाइड्स ऑन द आरएनए ट्रांसक्रिप्ट कंसिस्टिंग ऑफ मैनी जीसी फॉलोड बाय ए सीरीज ऑफ सीरीज ऑफ यू। ठीक है, तो एक हेयर पिन बनता है, उसके बाद यू रेजिड्यूज होते हैं। द सीक्वेंस स्पेसिफिसिटी ऑफ दिस नेसेंट आरएनए ट्रांसक्रिप्ट विल फॉर्म पर्टिकुलर स्टेम लूप स्ट्रक्चर टू टर्मिनेट द ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, तो देखो वही चीज यहाँ पे दिखा रखी है, हेयर पिन फॉलोड बाय यू रेजिड्यूज। ठीक है, और ये देखो एक और इमेज में आपको ये दिखा रखा है, कहते हैं जो स्टेम लूप स्ट्रक्चर होता है दैट ऑल्टर्स द कॉन्फर्मेशन ऑफ आरएनए पॉलीमरेज लीडिंग टू द पोज ऑफ आरएनए पॉलीमरेज मूविंग। कहते हैं जब ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है ना, जैसा आप ये देखो यहाँ पर सिंपल ऐसे है, फिर यहाँ पर कहते हैं जैसे ये हेयर पिन बनता है, तो आरएनए पॉलीमरेज जो है वो बेसिकली आपका आगे मूव नहीं कर पाता। ठीक है, देन द कंपटीशन ऑफ आरएनए आरएनए हाइब्रिड एंड डीएनए डीएनए हाइब्रिड रिड्यूसेस द डीएनए आरएनए हाइब्रिड स्टेबिलिटी। ठीक है, देखो डबल स्टैंडर्ड डीएनए भी है आपका, क्योंकि ये तो आरएनए आरएनए हाइब्रिड बन गया, क्योंकि क्योंकि हेयर पिन तो ये आरएनए नहीं बनाया ना। सो जिसके कारण क्या होता है, देन द competition of the RNA RNA hybrid and the DNA hybrid reduces the DNA RNA hybrid stability and causes the transcription complex dissociated। ठीक है, तो वो यही कह रहा है कि जो U और A वाली जो पेयरिंग होती है ना, वो सबसे अनस्टेबल होती है। तो वही है ना कि डीएनए में लास्ट में क्या था आपका A, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या थे U। तो यही हमने बात करी, हेयर पिन स्ट्रक्चर फॉलोड बाय यू रेजिड्यूज, तो जो ट्रांसक्रिप्शन है वो अपने आप आपकी टर्मिनेट हो जाती है। ठीक है, तो ये तो होगी रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन। ठीक है, अब हम देखते हैं रो जो डिपेंडेंट होता है ना, जैसे मैंने आपको अभी पहले ही बताया था, हेयर पिन उसमें भी बन सकता है, बट उसमें ना यू रेजिड्यूज नहीं होते। यू रेजिड्यूज मतलब आरएनए में नहीं है, तो ऑब्वियसली सामने डीएनए में ए रेजिड्यूज नहीं है, तो उसके लिए फिर आपको रो फैक्टर चाहिए होता है टर्मिनेशन कराने के लिए। ठीक है, तो लिखते हैं इसके बारे में, जो नेक्स्ट हमारा है दैट इज रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन। सो रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन, नेक्स्ट आप लिखिए रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन के बारे में, रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन। सो हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले लिखिए, इट लैक द इट लैक द sequence of sequence of repeated A residues. It lack the sequence of repeated A residues in the template strand. In the template strand, okay, it lack the sequence of repeated A residues in the template strand. Second, तो इसमें रिपीटेड ए रेजिड्यूज नहीं है डीएनए में। सेकंड, इट इंक्लूड ए सी ए रिच सीक्वेंस
It include a CA rich sequence called a root. CA rich sequence called a root. So root stands for row utilization element. Root called a root. Root stands for row utilization element. Row utilization element. ठीक है, it includes a CA rich sequence called a root. तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, ये जो रो प्रोटीन होता है, रो प्रोटीन एसोसिएट्स विद आरएनए. रो प्रोटीन associates with RNA at specific binding sites. It associates with RNA at specific binding sites and migrates in 5' to 3' direction. Migrates in 5' to 3' direction until it reaches the transcription complex. Until it reaches the transcription complex, which leads to termination of transcription. Which leads to termination of transcription. Which leads to termination of transcription. अब इसमें खास बात क्या है ना, जो रो प्रोटीन है वो आरएनए के साथ बाइंड करता है. एक्चुअली होता है ना, सिग्मा का काम होता है इनिशिएशन का. रो का काम क्या होता है ना, क्योंकि इसने अनवाइंडिंग भी करानी होती है. ऑब्वियसली अगर आपका मान लो ये डीएनए है, जैसे अब ये डीएनए का एक स्ट्रैंड है, ठीक है, और उसको देख के क्या बन रहा है आपका आरएनए, तो ये तो पेयरिंग हो रही है ना इनके बीच में भी, तो इनको भी तो आपस में आरएनए को अलग करना पड़ेगा आपको. ठीक है, अभी हम जैसे टर्मिनेशन की बात करें ना, तो अब जैसे रो प्रोटीन तो मतलब जब हमने इंडिपेंडेंट की बात करी है, क्योंकि एक तरह से जब आपने अनवाइंड कराना है डीएनए आरएनए को, तो वो तो आपको चाहिए. अब जो इंडिपेंडेंट वाला है उसमें टर्मिनेशन विदाउट रो फैक्टर हो जाती है, लेकिन इसमें जो टर्मिनेशन है उसके लिए आपको रो फैक्टर चाहिए होता है. ठीक है, इसमें टर्मिनेशन के लिए आपको रो फैक्टर, अदरवाइज अनवाइंडिंग तो दोनों में ही रो फैक्टर कर रहा है, वो तो आपको चाहिए ना. क्योंकि डीएनए, मान लो डीएनए में ए है तो आरएनए में सामने यू आया, वो तो पेयर बना लिया, तो उसको अलग भी तो करना है ना. इसलिए रो प्रोटीन के पास ये हेलिकेज एक्टिविटी होती है. ठीक है, कौन सी एक्टिविटी होती है? हेलिकेज एक्टिविटी. ये भी आप याद रखना, जैसे हमने डीएनए में पढ़ा था ना रेप्लिकेशन में, ऐसे ही जो रो प्रोटीन है उसके पास क्या होती है? एटीपी डिपेंडेंट, एटीपी डिपेंडेंट आरएनए डीएनए हेलिकेज एक्टिविटी. आरएनए डीएनए हेलिकेज एक्टिविटी that promotes translocation of row protein. That promotes translocation of row protein along the DNA, comma, and ATP is hydrolyzed by row protein, and ATP is hydrolyzed by row protein during the termination process. ATP is hydrolyzed
by raw protein by raw protein ATP is hydrolyzed by raw protein during the termination process. ठीक है, तो इसके पास कौन सी एक्टिविटी है आपकी? एटीपी डिपेंडेंट आरएनए डीएनए हेलिकेज एक्टिविटी बाय रो प्रोटीन ड्यूरिंग द टर्मिनेशन प्रोसेस, ड्यूरिंग द टर्मिनेशन प्रोसेस। ठीक है, तो ये डिफरेंस है दोनों में, रो इंडिपेंडेंट और रो डिपेंडेंट में। उसमें हेयर पिन के बाद यू रेजिड्यूज होंगे, इसमें हेयर पिन के बाद आपकी यू रेजिड्यूज नहीं होंगे। ठीक है, तो उस केस में आपको रो फैक्टर चाहिए होता है, किसके लिए? टर्मिनेशन के लिए। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन करते हैं बेसिक सा, दैट इज बेस्ड ऑन योर ट्रांसक्रिप्शन। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 35, ये हम अभी ट्राई करेंगे कि यहाँ पर आपको क्या दे रखा है? इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द रेगुलेटरी रीजन्स ऑफ ए नोवल प्रमोटर सीक्वेंस शोन अबव, for 150 base pair deletion constructs were made in a luciferase reporter system। ठीक है, मतलब एक चीज आप ये याद रख सकते हो कि ल्यूसीफरेज जो रिपोर्टर सिस्टम होता है उससे हम प्रमोटर की एक्टिविटी को स्टडी करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर उसने क्या बता रखा है, यहाँ पर एक्टिविटी 100% है, मतलब जो एक मतलब जो भी आप एक आइडियल लेके चल रहे हो। अब वो कह रहे हैं कि मैं अगर यहाँ पे डिलीशन करूं, जैसे ए डिलीशन का मतलब क्या है? 1 और 150 के बीच में। ठीक है, ये थोड़ा शायद क्लियर ना हो, ये 150 है, ये आपका 300 है, ये 450 है और ये आपका 600 है। ठीक है, ऐसे ही आपका 20% है, ये 90 है, सो दिस इज 20, 90, दिस इज 140 एंड दिस इज योर 105। ठीक है, तो ये 4% है as indicated in the boxes A to D. After transfection, मतलब the observed level of promoter activity was analyzed by luciferase assay of all the constructs indicated in the right of the figure। ठीक है, मतलब वो क्या कर रहा है कि डिलीशंस के बाद एक केस में आपने इसको डिलीट करा, दूसरे केस में सिर्फ आपने इसको डिलीट करा, तीसरे केस में इसमें, फोर्थ में इसको, तो 150-50 के डिलीशंस हैं। अब वो क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? आइडेंटिफाई द बेस्ट करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ रीजन्स इन द ऑप्शन गिवन बिलो that indicate the presence of positive and a negative regulatory element respectively। क्वेश्चन वो आपसे क्या पूछ रहा है? ऑब्वियसली पॉजिटिव रेगुलेटरी एलिमेंट कौन सा होगा? जो प्रमोटर की एक्टिविटी को बढ़ाएगा, और नेगेटिव होगा जो प्रमोटर की एक्टिविटी को कम करेगा। तो आपने बताना है कि एबीसीडी में से कौन सा पॉजिटिव है, कौन सा नेगेटिव है। तो अगर और ऑप्शंस उसने आपको क्या 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 दिया है? एक है बी एंड डी, ए एंड सी, ए एंड डी या ए एंड बी, ये 4 कॉम्बिनेशन है। तो आपने बताना है पॉजिटिव और नेगेटिव रेगुलेटरी एलिमेंट कौन सा है, कि पॉजिटिव और नेगेटिव रेगुलेटरी एलिमेंट आपका इसमें से कौन सा है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है? ए और बी एंड डी, ए एंड सी, ए एंड डी या ए एंड बी। बताओ क्या होगा। देखो इस क्वेश्चन को आपने कैसे करना है, जैसे अगर आप देखो, अगर ए है तो एक्टिविटी कितनी है? 100%। ए नहीं है तो कितनी है? 20। तो ए पॉजिटिव हुआ या नेगेटिव हुआ? अगर ए है, क्योंकि इसमें तो चारों ही है ना, जो जो आपने स्टार्टिंग वाला बनाया उसमें तो चारों ही हैं। इन जो ये 4 हैं इनमें से एक में आपने ए को डिलीट करा, एक में बी को डिलीट करा, एक में सी को करा, एक में डी को करा है। अगर आपने ए को डिलीट करा तो एक्टिविटी आपकी 20% होगी। तो ये पॉजिटिव है नेगेटिव है? नेगेटिव है। भाई जब ए है तो 100% है, नहीं है तो 20 है, तो क्या मतलब हुआ? फिर वही बात करते हैं, नेगेटिव। नेगेटिव कहाँ से हुआ? जब वो है
तब 100 है, जब वो नहीं है तो 20 हो गया। तो वो पॉजिटिव रेगुलेटरी एलिमेंट होगा ना, जिसके होने की वजह से एक्टिविटी, अब जैसे आप मान लो यहाँ पर कितना है 90, अब ये देखो ये है 140, अब ये डिलीट करने से एक्टिविटी आपकी बढ़ गई, तो मतलब ये नेगेटिव रेगुलेटरी एलिमेंट था, क्योंकि जब ये यहाँ पे है तब एक्टिविटी 100% है, जब ये नहीं है तब 140 है। अगर किसी, अब वो होता है ना, ये हम उल्टा कर देते हैं, क्योंकि हमें लग रहा है ये 20 है तो ये नेगेटिव होगा, ये 140 है तो ये पॉजिटिव होगा, लेकिन यहाँ पे आप डिलीट कर रहे हो, जिसको डिलीट करने से एक्टिविटी आपकी कम हो जाए तो मतलब वो पॉजिटिव रेगुलेटरी एलिमेंट है, और जिसको डिलीट करने से एक्टिविटी बढ़ जाए, ठीक है, देखो अब कम और ज्यादा तो इसमें भी हो रही है, बट ये ज्यादा चेंज नहीं हो रहा, तो हमें वो देखना है जिसमें ज्यादा चेंज हो रहा है, जैसे 100 से 20 होगी या 100 से 140 होगी, तो ये सिग्निफिकेंट चेंज है। तो इसका मतलब ए हमारा पॉजिटिव रेगुलेटरी एलिमेंट है और सी हमारा कौन सा है, नेगेटिव रेगुलेटरी एलिमेंट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से ना मतलब बच्चे यही गलती कर देते हैं एग्जाम में, कि वो देखते हैं कि इधर कम है, तो इस हिसाब से क्या आंसर होगा हमारा, ए एंड सी। द राइट आंसर इज ए एंड सी। आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि क्या कंसेप्ट है इसके पीछे। ठीक है, अगर किसी एलिमेंट को डिलीट करने से अगर एक्टिविटी कम हो रही है तो वो पॉजिटिव है, क्योंकि वो है तो एक्टिविटी ज्यादा है। और एक चीज उसने और बताई, ये ऐसे आप याद रखना, ल्यूसीफेरेज रिपोर्टर सिस्टम, इस सिस्टम हम कहां पर यूज करते हैं, फॉर इफ यू वांट टू स्टडी द प्रमोटर एक्टिविटी। जैसे मैं आपको बता रहा था ना, देखो प्रमोटर की एक्टिविटी उसके आसपास वाले सीक्वेंस पे डिपेंड करती है, कुछ सीक्वेंस ऐसे होंगे जो उसकी एक्टिविटी को बढ़ाने में हेल्प करते हैं, कुछ घटाने में। तो जब हम डिलीट करके देखते हैं ना, तभी हमें पता लगता है कि वो प्रमोटरी एक्टिविटी का मतलब क्या है, कि वही मे बी आरएनए पॉलीमरेज की बाइंडिंग कितनी स्ट्रॉन्ग हो रही है या ट्रांसक्रिप्शन कितनी फास्ट हो रही है, उसी टर्म्स में हम प्रमोटर की एक्टिविटी को देखते हैं। ठीक है, तो ऐसे तो चलो एक क्वेश्चन हो रहा है, वो आप ट्राई करना, मैं आपको इसमें से बताता हूँ। ठीक है, तो प्रमोटर की एक्टिविटी पे बेस्ड, जैसे अभी क्वेश्चन ये आ रखा है एग्जाम में, क्वेश्चन नंबर 47। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप ट्राई करना। ठीक है, फिर इसे हम डिस्कस करेंगे। तो ये हो गया हमारा, हमने ट्रांसक्रिप्शन पढ़ लिया प्रोकैरियोट्स के अंदर, और जैसे एक आधा क्वेश्चन ये जनरल वही होता है ना, ये थोड़ा सा उसका एप्लीकेशन पार्ट है, तो इस हिसाब से वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और फिर नेक्स्ट क्लास में हम ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स आपकी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स।